अब हम 7वें पॉइंट के अंदर जो मुस्लिम काल के अंदर भारत में महिलाओं की किस तरीके की स्थिति थी उसके बारे में विदेशी यात्रियों का क्या नज़रिया था, उन नज़रियों को देखेंगे। जिसमें दासियों की स्थिति कैसी थी, सती जो होती थी महिला, उसका हम वर्णन देखेंगे। किस तरीके से एक जो विधवा महिला होती थी या यानी कह सकते जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी, उसे किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती उसके पति की जो चिता होती थी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा महिला श्रमिकों के बारे में भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और इस आज के वीडियो के हम लास्ट के अंदर जो जितने भी भारत के अंदर विदेशी यात्री हैं उनकी कालक्रम रेखा को भी देखेंगे। कई सारी चीज़ों को उसमें हम रिव्यू भी करेंगे। जैसे जिनके बारे में पहले पूर्व में वर्णन कर दिया उनके बारे में विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही ये आपका जो अध्याय संख्या 5 है इसको ये संपूर्ण हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, यानी उसमें से लिखने वाले यात्री पुरुष थे। हो सकता था कुछ महिलाएं यात्रियां भी रही होगी, उन्होंने भी यात्राएं की होगी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ ऐसे वृत्तांत उनके प्राप्त नहीं होते, तो पुरुषों के ही मिलते। तो इसी कारण पुरुषों ने अपने नजरिए से जो महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया उसको हम संपूर्ण रूप से नहीं, एक तरफ से देखने का प्रयास करेंगे। उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति के विषय रुचिकर और कभी कभी से जिज्ञासापूर्ण लगता है। जिज्ञासापूर्ण मतलब जानने की इच्छा होती है कि आखिर उस समय ये क्या होती थी। जैसे दासी व्यवस्था के बारे में, जैसे दासियां क्या होती थी, फिर सती प्रथा, उसके बारे में सबसे ज्यादा हमें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात यानी भेदभाव होता है को सामान्य परिस्थितियां मान लेते थे। कौन? विदेशी यात्री। क्योंकि जब वो अपने यहाँ अपने क्षेत्र में जैसी प्रथा थी वैसी भारत के अंदर देखते थे तो उसे सामान्य मान लेते। विशेषकर यहाँ जैसे दास प्रथा के संबंध में देखेंगे तो इन विदेशी यात्री जो अपने क्षेत्र में भी वैसी दास प्रथा देखते, थोड़ा बहुत उसमें अंतर देखते, लेकिन वो उसको सामान्य परिस्थितियां मान लेते, तो उनके बारे में वो लिखने का प्रयास नहीं करते। लेकिन जैसे सती प्रथा जैसी प्रथा जो वो अपने क्षेत्र के अंदर नहीं देखते और भारत के अंदर देखते, तो इन चीज़ों के प्रति उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनके बारे में वो वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए बाजारों में दासों को किसी अन्य वस्तु की तरह खुले दाम में बेचा जाता था और नियमित रूप से भेंट स्वीकार किए जाए। मतलब देखो एक इंसान का उस समय नैतिक पतन कितना था उसको हम समझ सकते हैं कि वो एक इंसान ही एक इंसान को वस्तु के रूप में बेच रहा है, उसका लेन देन कर रहा है, उसको किसी को गिफ्ट में दे रहा है। भेंट स्वरूप मतलब किसी को गिफ्ट के अंदर दे रहा है, जैसे आजकल हम वस्तु को देते हैं। तो इस तरीके से एक जो हमारी समझ विकसित कर रही, ये एनसीईआरटी ने इसलिए शामिल किया ताकि हमारी समझ विकसित हो। इतिहास है क्या, इतिहास जो अतीत के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हुई क्या बुरी हुई उनसे हमें शिक्षा लेनी है। तो उस मानव की और आज की स्थिति की हम शिक्षा ले रहे हैं। आखिर उस समय मानव का कितना नैतिक जो पतन हो चुका था कि वो इंसान को ही इंसान द्वारा इंसान को एक वस्तु के रूप में बेच रहा था। महिलाओं को भी उसने एक खिलौना मान लिया था, उनके साथ वो कैसे बुरे बर्ताव करता था। और धार्मिक आधार पर भी हम देखते हैं किस तरीके से वो विभेद करता आ रहा था। जब इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। तो जैसे बाकी लोग किसी शासक या किसी व्यक्ति से जैसे मिलने जाते तो उन्हें क्या करते, कुछ न कुछ भेंट देते। तो ये भी जब जैसा उस समय नियम प्रचलित था तो वैसे भारत के अंदर घोड़ों की ज़्यादा डिमांड थी। और उस समय जब सल्तनत काल के हर शासक को दासों का बहुत शौक था और घरेलू काम के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, इसके अलावा अपना बड़पन दिखाने के लिए भी दास जो छोटे बड़े हर प्रकार के लोग रखा करते थे। जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक घोड़ा और एक दास, क्या यहाँ पर भी एक दास दिया और एक साथ में उसने घोड़ा उसको भेंट स्वरूप दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेश मतलब जो धार्मिक उपदेश देता था उसके प्रवचन से इतना खुश हुआ कि उसे 1 लाख टंके और साथ में 200 दास दी। अब हर जगह दास प्रथा के कारण ही इन उक्तियों का वर्णन किया था कि उस समय एक दास प्रथा कितनी सामान्य सामाजिक प्रथा बन चुकी थी कि लोग उसके बारे में विचार ही नहीं करते थे कि ये इन दासों की भी कोई स्थिति होती है, इनका भी कोई जीवन होता है, या इनमें और इनमें क्या फर्क हो सकता है। जब भगवान ने इंसान के अंदर कोई बनाने में फर्क नहीं किया तो हम क्यों फर्क करते। तो ऐसा नजरिया कोई नहीं करता था, चाहे धार्मिक उपदेशक होता था
मतलब सभी के सभी इस दासों को तो एक वस्तु के रूप में, और अधिकतर दास किससे बनाया जाता था, जिनको अधिकतर उस दासों के रूप में उस समय जिन लोगों को ये काफिर कहते थे, जिन हिंदुओं को अधिकतर बनाया जाता, या युद्ध में दूसरों को ये पराजित कर देते थे, उन लोगों को बनाया जाता था। या फिर ऐसे मध्य एशिया से जो इन लोगों की व्यवस्था के अंदर नहीं आते थे, उन्हें ये पराजित कर देते थे, उन लोगों को क्या बना दिया जाता था, दास बना दिया जाता था। ऐसे ही दास प्रथा का वर्णन हम पीटर मुंडी के समय देखते हैं। पीटर मुंडी भी ऐसा करता है, और भी बहुत सारे यात्री आते हैं, वो भी अपने समय के अंदर वर्णन करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये साइड के अंदर इब्न बतूता जो हमें वर्णन बताता दासियों के बारे में, उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। इब्न बतूता हमें क्या बताता है कि सम्राट की आदत है, क्या आदत है, हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने को, जो उनके अमीरों की क्या करे, मुखबिरी करे, यानी उनकी जासूसी करे। अब हम यहाँ से ये समझने का प्रयास करेंगे, आखिर दास प्रथा क्या कोई लोग मौज शौक के लिए, या अपना बड़पन लगाने के लिए, या घरेलू काम करवाने के लिए ही रखते थे, या उनका कोई और भी उद्देश्य होता था, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो वहां यहाँ पर एक सम्राट की बात कर रही, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन हुआ कि वो क्या करता था, अमीरों को दास किस लिए देता, उनके यहाँ दास गिफ्ट में देता था, उनके यहाँ दासों की नियुक्ति करता था, किसके लिए, मुखबिरी यानी उनकी जासूसी करने के लिए नियुक्त करता था, ताकि सुल्तान को ये पता लगता रहे कि उसके अमीरों के मन में क्या चल रहा है, कहीं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो उनके बारे में वो हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इन दासों की नियुक्ति करता था। इसके अलावा कुछ ऐसे ही मुखबिरों के रूप में महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता था, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाते थे, क्योंकि सफाई करने के काम होते थे, उनको छूट रहती थी, उनको कोई अनुमति वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये सफाई कर्मचारी क्या करती थी, जो दासियां इसने पहले सम्राट ने दी थी, किसको, अमीरों को, उन दासियों के पास से सूचनाएं लेने का काम कौन करती थी, महिला कर्मचारी। और ये महिला जो सफाई कर्मचारी होती थी, ये दासियों से सूचनाएं लेकर के आगे सम्राट तक पहुंचाने का काम करती थी। तो दासियों के पास जो भी जानकारी होती थी वे उन्हें किन्हें दे देती थी, इन महिला जो सफाई कर्मचारी है इन्हें दे देती थी, और ये सूचनाएं आगे जो इनका संचार माध्यम होता था उसके माध्यम से सुल्तान तक पहुंचा देते थे। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। जैसे ये जिस मुस्लिम लोग थे, तो ये जिन भी क्षेत्रों पे हमला करते थे, उन क्षेत्रों से जबरदस्ती ये दासियों को प्राप्त कर लेते थे, या उनकी जो पुरुषों को जैसे हत्या कर देते थे, उनकी महिलाएं और बच्चों को ये दास बना लिया करते थे। ऐसा ही उन्होंने नंगा नाच भारत के अंदर किया था, और ऐसा ही नंगा नाच इन्होंने मध्य एशिया के अंदर ही किया था। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, अगली जो प्रथा उसके बारे में हम देखें। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता, मतलब ऐसा लगता है कि दासों में काफी विविधता, मतलब अलग अलग टाइप के दास थे, जैसे मैंने आपको बताया। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में, संगीत मतलब गाने बजाने में अच्छी तरीके से निपुण थी, मतलब उसमें कुशल थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। किनके, ऐसी दासियों के जिन्होंने संगीत और गायन का बहुत ही ऐसा मुग्ध होने वाला जो प्रस्तुति दी थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दासों को सामान्यतः, इसके अलावा सामान्यतः दासों को किस काम में, ये आपको ध्यान रखना, घरेलू श्रम के लिए, मतलब घरेलू कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले, उस समय आज जैसे साधन नहीं थे, एक जगह से अमीर लोग हो या शासक वर्ग के लोग हो, वो पैदल नहीं चला करते थे, तो उनको उठाकर लेके जाते थे, तो वो पालकी या डोली में जिसमें 4 व्यक्ति लगते थे, या तो पुरुष हो या महिला, वो उनको उठाकर ले जाते थे। तो सबसे ज्यादा तो इसके लिए होते थे, उनके डेरों में लगने के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में पालकियां होती थी, और इस पालकियों को देखने का काम इसने, इब्न बतूता ने उस शादी के अवसर पर भी किया था। विशेष रूप से इसे अपरिहार्य मान, ये मतलब ये तो आवश्यकता आती है, आवश्यकता है इसमें, तो किसमें, उन लोगों की सेवाओं के लिए, उनकी पालकी और या फिर डोली को उठाने के लिए। दासों की कीमत यानी उनका मूल्य, विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम यानी घरेलू कार्य के लिए होती थी, तो मतलब दासियों का यहाँ रेट ज्यादा होती थी जो घरेलू काम के अंदर रखती थी, और जो घरेलू काम में दासियां नहीं लगती थी उनकी रेट यानी उनका मूल्य कम होता था, बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार उन्हें रख पाने में समर्थ थे, यानी जो परिवार इनके जिनकी यहाँ उनका सामर्थ्य था कि उनका वो भरण पोषण कर सके, तो वो क्या करते थे, दासियां अपने यहाँ रखते थे, और कम से कम 1 या 2 तो वो रखते ही थे। आगे हम देखेंगे
सभी समकालीन यानी जो उस समय के इतिहासकार, जो मध्यकाल के इतिहासकार है, चाहे वो यूरोपीय यात्री हो या चाहे लेखक हो, उन्होंने महिलाओं से किए जाने वाले बर्ताव का अक्सर पश्चिमी और पूर्वी समाजों के भिन्नता यानी अलग के एक महत्वपूर्ण संकेतक माना। यानी उन्होंने क्या किया, अपने यूरोप के अंदर जो जो व्यवस्था देखी और यहाँ जो एशिया महाद्वीप के अंदर जो व्यवस्था देखी, उनके बीच में जो अंतर था, उनके बीच में कुछ अलग चीजें थी, उनके आधार पर इस जो सामाजिक या महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, उन नजरिए को बनाने का या लिखने का कार्य किया था। इसलिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना, क्योंकि ये प्रथा उसने अपने समाज में नहीं देखी, यहाँ देखी तो उसके प्रति जिज्ञासा जगी और इसका विस्तृत रूप से उसने वर्णन किया। जबकि दास प्रथा उसने अपने यहाँ भी देखी, यहाँ भारत में भी देखी, तो उसमें समानता आई, तो उसमें उसको कुछ विशेष नहीं लगा था। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से, मतलब अपने खुशी से अपने आप ही मृत्यु को गले लगा दिया, यानी अपने आप ही वो क्या करती है, मृत्यु का वर्णन कर लेती है, यानी अपने पति की चिता के साथ वो खुद को जला लेती है। यानी वो ऐसा मानती है कि जब उसका पति नहीं रहा, अब संसार में उसका कुछ भी नहीं, यानी संसार से उसका मोह भंग हो जाता है और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी से क्या हो जाती है, सती हो जाती। लेकिन वो कहता अन्य को मतलब बहुत सारी ऐसी जो अपनी खुशी से कुछ एक महिला होती, लेकिन अधिकतर महिलाओं को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। आप जानते हो कि हमने जब पिछली बार जो राजस्थान बोर्ड का जो पुराना सिलेबस मैंने पढ़ाया था, उसमें भी और इसमें भी आ गया, तो राजा राममोहन लाल पार्ले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अधिकतर क्या होते थे, गहनों के लालच में और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उनके कारण ये क्या होता था, एक जो महिलाओं की स्थिति बढ़ी, यानी सती प्रथा को एक बढ़ा चढ़ाकर इसको एक धार्मिक मान्यता दे दी गई थी। अब पहले हम सती कैसे होती थी उसका वर्णन देख लेते। बर्नियर ने जो दिया, एक सती बालिका का यह वर्णन बर्नियर दे रहा है, जो कि उसके मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से बाहर, क्योंकि उस समय छोटी उम्र में ही क्या की जाती थी, यानी इतनी उम्र में परिपक्व हो जाते थे, इसी कारण जल्दी उनकी क्या हो जाती थी, विवाह हो जाती थी, से अधिक नहीं थी, बलि होते हुए देखी। ये भयानक नरक की ओर जाते हुए, नरक वो कहता जिसमें वो सती की ओर जलने के लिए उसको ले जाती हुई, वो असहाय छोटी सी, मतलब उसका कोई सहारा ही नहीं था, छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत लगती थी, क्योंकि वो जिंदा तो था नहीं, उसका कुछ वो मतलब एक सुन्न टाइप्स की हो चुकी थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा, यानी उसके मन में क्या पीड़ा हो रही है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं करता, क्योंकि उसकी सुनने वाला ही नहीं करता। वो इस डर से ही कांपती जा रही थी, क्योंकि अग्नि में जलाना, अपना थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है या फिर थोड़ी सी ज्यादा तेज आंच भी लग जाती है तो कितना हमें कष्ट होता है, और उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो इससे बुरी तरीके से कांप रही थी। लेकिन उसे कांप रही थी, कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए 3-4 ब्राह्मण, यही व्यवस्था थी, ब्राह्मणों का काम क्या था, अध्ययन पर करवाना। लेकिन मध्यकाल में देखते हुए वर्तमान में भी ऐसा प्रचलित है कि इन लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो धर्म का क्या बन गए, ठेकेदार बन गए, और एक कुप्रथा हमारे समाजों के अंदर डाल दी। वैसी कुप्रथा का यहाँ एक बूढ़ी औरत, जो संभव उसकी सास हो सकती है, जिसने उससे अपनी आस्तीन के नीचे उसको, उस 12 वर्ष की बालिका को दबाया, या तो उसकी सास या फिर उसके परिवार से संबंधित कोई जो वृद्ध या वरिष्ठ महिला हो सकती है, जो उसको ले जा रही थी, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता, यानी जो इसकी इच्छा नहीं थी कि वो सती हो, को जबरन घातक स्थल की ओर ले जाया जा रहा था। उसे लकड़ियों पर बैठाया, यानी जो चिता के ऊपर लकड़ियां डाली गई, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो भागने जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने और उसके कोलाहलपूर्ण एवं व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने में रोकने में असमर्थ था। वो बहता है, उस घटना को देख करके मुझे भी कितना आश्चर्य हुआ, कितना दुख हुआ, मुझे कितनी विभत्सना लगी, उसका ये वर्णन यहाँ पर बर्नियर करने का प्रयास करते। और ऐसा ही होता है, जब हमेशा से महिलाओं के साथ में ही होता था। महिलाओं को आज भी, जैसे आज भी हम देखते, तालिबान के आने के कारण अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आप महिलाओं के बारे में देखने का प्रयास करते, तो हमेशा क्या होता है संसार के अंदर, जब भी हुआ है, सारे जितने कुछ भी अत्याचार किए उसमें महिलाओं को ही दबाने का कार्य किया गया। उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की थी, कि उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, उनकी भी कुछ हैसियत होती है, यानी उनको एक पशु तुल्य जीवन के रूप में या एक वस्तु के रूप में उसको मानने का कार्य किया था। लेकिन ये हमेशा नहीं था, काफ़ी कुछ इसके अपवाद भी मिलते हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति हमें अच्छी भी देखने को मिलती है। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता। उनका श्रम कृषि और कृषि के अलावा भी, यानी कृषि के अतिरिक्त भी होने वाला जो उत्पादन है, ये तो खेती के काम में महिलाओं को अधिकतर लगाया जाता था। इसके खेती के अलावा जैसे पशुपालन करना हो,
या कहीं मजदूरी करनी हो, श्रमिक के रूप में काम करना हो, तो उसके लिए भी महिलाओं को आवश्यकता होती थी, उनसे कार्य करवाया जाता था। व्यापारिक परिवार में यानी जो व्यापार करने वाले, ये तो वो सामान्य लोग थे, और जो व्यापार करने वाले परिवार में आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। क्यों लेती थी, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखो, व्यापारिक कार्यों के कारण जो उनके पति वगैरह या पुरुष सदस्यों को लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, उसमें यातायात के इतने साधन नहीं हुआ करते, इसलिए उनकी यात्रा जब भी करते थे उसमें कई दिनों का, महीनों का भी समय लग जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनके पीछे जो व्यापारिक कार्य हैं या उनकी व्यापारिक गतिविधियां वो संभालने का काम उनकी महिलाएं किया करती थी। तो इस कारण जो व्यापारिक परिवार, जो वैश्य वर्ग था, उसके अंदर महिलाओं की अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों के अंदर, कुछ वाणिज्यिक जो व्यापार से संबंधित कुछ जो विवाद हो जाते थे, उसमें अदालतों के सामने भी ले जाती थी। कौन? महिलाएं। मतलब इतनी होती थी कि वो अदालतों तक इस अपने जो व्यापार में उनके साथ कहीं धोखाधड़ी वगैरह ऐसा हो जाता था तो वो न्यायालय में ले जाती थी, यानी कोर्ट में ले जाती थी। अतः असंभावित लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के स्थानों पर खास जगहों तक परिसीमित का मतलब होता है एक जैसे बाउंड्री बना दी जाती है, उस बाउंड्री से उसको बाहर नहीं, उसके अंदर ही उसको रहना होता था। जैसे आजकल हम देखते हैं, वैसे वर्तमान में तो ये काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन उन परिवारों में जो आज भी सती प्रथा प्रचलन में है, सती प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा, या पहले के समय जिन समाजों के अंदर जो पर्दा प्रथा थी, तो उनमें महिलाओं को ऐसे एक परिधि के अंदर कर दिया था, उसे ही परिसीमित यहाँ पर कहा जाता। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यह एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास, एक तो ऊपर जो महिलाओं की स्थिति बताई गई है, और दूसरे इसमें यहाँ पर यह बताने का काम किया है कि वो व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी, उनकी कोई परिसीमित सीमा नहीं थी जैसे कि ऊपर। तो ये कुछ विभेद भी हमें देखने को मिलता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखें। आपने देखा कि यात्री वृत्तांत उन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक जो झांकी है उसको प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इन वृत्तांतों में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है, पर हमें सामाजिक और जीवन के कई आयाम अनछुए लगे, यानी जिनके बारे में इन यात्रियों ने, इन्होंने कुछ सेलेक्टिव चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं देखी, और भारत के अंदर जो उन्हें कुछ अलग टाइप की लगे, तो उस अलग टाइप की चीज़ों के बारे में उन्होंने जिज्ञासापूर्ण लिखने का काम किया था। लेकिन उनके बारे में सामाजिक जीवन की कई सारी चीज़ें जो आगे हम अभी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, वो चीज़ें जिनकी तरफ उनका कभी ध्यान नहीं गया, उन्होंने उसके ऊपर नहीं लिखा था। फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, मतलब एक अलग ही दृष्टिकोण से, एक हम कह सकते हैं उन्होंने पक्षपाती दृष्टिकोण से लिखने का कार्य किया, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें केवल आंख मूंद करके ही सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होगा, हमें विस्तृत रूप से और कई सारी चीज़ों का, और कई सारे स्रोत होते हैं या स्रोत होते हैं जिसको कह सकते हैं, या उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं। पुरुषों के तो हैं, लेकिन वो पुरुष के इस उपमहाद्वीप के तो उतने नहीं है, और महिलाओं के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है, जिन्होंने समुद्र और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीपों से परे क्षेत्रों में भी साहसिक यात्रा की। ऐसे भारत के भी कुछ पुरुष थे जो दूसरे देशों में गए, वहाँ की यात्रा की, लेकिन उन्होंने जैसा विदेशी यात्रियों ने लिखा वैसा कोई यात्रा वृत्तांत लिखने का काम नहीं किया। और यहाँ की भारतीय महिलाएं भी की, लेकिन उनके हमें कोई विवरण प्राप्त नहीं होते। उन्होंने क्या देखा और क्या सुना उसके बारे में हमें जानकारी। सुदूर क्षेत्रों के साथ उनके संबंध किस प्रकार से ढले, वो जब उन क्षेत्रों में गए उनके संबंध किस, इसके बारे में भी नहीं लिखा। वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती। उम्मीद है कि इस पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनाबद्ध तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये अंत में जाकर के ये हम सभी के लिए एक जिज्ञासा का प्रश्न छोड़ दिया कि हम इस चीज़ पर क्या दें, ध्यान दें। अब तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया था संपूर्ण। यहाँ पर एक फोटो आपको दिया गया है जो मथुरा की एक मूर्ति का एक नमूना, जिसमें यात्री दर्शाए गए, मतलब उस समय यात्रा कैसे होती थी। तो आप इसमें देख सकते हैं, देखो घोड़े देखते हैं, एक तो घोड़ों के माध्यम से, यहाँ जैसे घोड़ों के पीछे बग्गी लगी हुई है, और यहाँ पर हाथी, तो लोग घोड़ों, हाथी या बैलगाड़ियों आदि के माध्यम से उस समय क्या करते थे, यात्राएं किया करते थे। अब हम इस काल रेखा को देखेंगे। तो जिन यात्रियों के बारे में हमने पहले विस्तार से देख लिया था उनके बारे में हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी मैं रिपीटेशन करना चाहूँगा। और इसके अलावा जिनके बारे में पहले वर्णन नहीं आया था उनके बारे में भी थोड़ा आपको अलग से बताना। ये विवरण कंपटीशन एग्जाम, तो ये जो विवरण है ये जो कक्षा 12 के साथ साथ में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छी तरीके से, और इनका जो क्रम है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसको ध्यान दें। जैसे
73। देखो यहाँ पर ये जो इसका जीवन काल है 973 से 1048। मोहबन इब्न अब्द जो अहमद अबू रेहान अल ब्रूनी, ये अल ब्रूनी का जिसको हम अल ब्रूनी के नाम से जानते हैं, उसका ये एक पूरा नाम है। ये जो उज्बेकिस्तान, जो ख्वारिज्म नामक क्षेत्र था उज्बेकिस्तान के अंदर हमने देखा था, वहां से ये चल करके भारत की यात्रा पर आया था। हमने देखा था इसने एक जो तैकी के हिल या फिर किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक थी, वो पुस्तक इसने लिखने का कार्य किया था और ये भारत की यात्रा पर आया था। और किसके समय आया था? ये जो मोहम्मद बिन गजनवी था उसके साथ में ये भारत की यात्रा पर आया था और भारत के बारे में इसने बहुत कुछ लिखने का काम किया। तो इससे उस समय की भारत की जो तत्कालीन बहुत अच्छी मात्रा में हमें जानकारी जो जानने की मिलती है। अगला जो हम देखेंगे 13वीं शताब्दी में आया, यानी 1254 से 1323 ईस्वी, मार्को पोलो, ये इसका जीवन काल दिया गया, जो इटली से चलकर आया था। कहाँ से आया था? इटली। ये वेनिस से आया था अपने पिता और चाचा के साथ में भारत। ये अधिकतर समय जो मंगोल शासक था कुबले खां, उसके दरबार के अंदर आया था और ये वहाँ से फिर कुछ समय के लिए इसने भारत के बारे में भी इसने वर्णन किया था। और हमने ये भी देखा था कि इसको जो मध्यकालीन जो यात्रियों का उसको राजकुमार भी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी सर मार्को पोलो की पुस्तक। अगला जो 14वीं शताब्दी में यात्री आया, जो 1304 से 1377, ये इसका जीवन काल है और इसका नाम क्या है? इब्न बतूता, जो मोरक्को तंजीर से ये चल करके आया था, अफ्रीका महाद्वीप से ये भारत की यात्रा पर आया था और जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी रहला नामक इसने पुस्तक लिखी थी, जिसे बुक ऑफ ट्रेवल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने भारत की यात्रा की थी। अगला हम देखेंगे वो है 15वीं शताब्दी के अंदर आया था, मतलब इसका जीवन काल है अब्दुल रजाक समरकंदी का, 1413 से 1482 तक। इसका पूरा नाम है अब्द अल रजाक कमाल अल दीन इब्न इसाक अल समरकंदी। ये समरकंद जो हेरात वाले क्षेत्र से चल करके भारत की तरफ आया था, जो आज हम वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र देखते हैं। वहाँ पर उस समय ये जो ईरानी साम्राज्य वहाँ से आया था, तो वहाँ का जो उस समय तैमूरी शासक था जो शाहरुख था, उसने इसको कालीकट के राजा जमोरिन के पास में भेजा था। और वहाँ से जब विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय को पता चला, देवराय द्वितीय के शासनकाल की यात्रा की थी, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। अगला जो आया था वो था रूस से आया था 15वीं शताब्दी में, अफ़ासानी निकितिन, ये रूस का आया था और इसने भारत में ये 1466 से 1472 तक ये भारत के अंदर रहा था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 3 समुद्र पार का सफरनामा और इसके अंदर ये भारत के अंदर अपनी यात्रा के दौरान चोल वंश के बारे में ये वर्णन करता है। अगला जो हम देखेंगे 16वीं शताब्दी के अंदर जो दूराती बारबोसा, इसने 1518 के अंदर भारत की यात्रा की थी और 1521 के अंदर इसकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? इस बारबोसा की। तो जानते हैं बारबोसा जो कहाँ का यात्री था? इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी बात कर दी। इसने किया क्या था? इसने जो विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर राज्य की यात्रा की और दक्षिण भारत में व्यापार और जो समाज है उसका इसने विस्तृत रूप से इसने विवरण रखने का काम किया था। अगला यात्री है वो है सैदी अली रईस, ये तुर्की से चलकर भारत आया था। 1562 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी, यानी जिनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। ये क्या का जो तुर्की के साम्राज्य का तुर्कों और जो फिर पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष हुआ था, उस समय में भाग लेने के ये हिंद महासागर में यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ आया और गोवा के तट पर इसने पुर्तगालियों से संघर्ष भी किया था। तो इस तरीके से उसने भारत के बारे में भी कुछ वर्णन लिखा है। तो इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है मीरात उल मेमालिक नामक जो पुस्तक है, उसके अंदर हमें कुछ भारत के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगला हम जब देखेंगे 1336 से 1600, ये इसका जीवन काल है। इस व्यक्ति का नाम है अंतानियो मोंत्रेस, ये स्पेन से चलकर आया था। ये अकबर के समय आया था भारत की यात्रा पर। एक अकबर के समय जो ईसाई मिशनरी आई थी, उस ईसाई मिशनरी के अंदर ये सम्मिलित था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मोगोलिके लेगासियोनिस कोमेटारियम। अगला जो हम यात्री देखते हैं वो महमूद अली बल्खी है। क्या नाम है इसका? महमूद अली बल्खी। तो बल्खी के बारे में भी हमने पहले वर्णन, ये बल्ख जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ से चल करके भारत की यात्रा पर आया। इसने किताबुल असरार नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगला यात्री हम देखेंगे, इसने जो बल्खी ने 1626 से 31 तक ये भारत के अंदर जो अपना समय बिताया था वो काल यहाँ पर दिया गया है। अगला हम देखेंगे वो है 1600 से 1670, ये इसका जीवन काल है। पीटर मुंडी जो कि इंग्लैंड से चलकर आया था। कहाँ से आया था पीटर मुंडी? इंग्लैंड से भारत की यात्रा पर आया था और अमूमन ये इसने जहांगीर
का तो थोड़ा सा बाकी शाहजहाँ के समय में इसने भारत के अंदर यात्रा की थी और विशेषकर इसने उस समय भारत के अंदर पड़े एक भयंकर अकाल का वर्णन किया था और साथ में इसने अब्दुल्ला खान नामक एक मुगल सेनापति था उसके द्वारा किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। जब ये आगरा से जो बंगाल की तरफ की इसने यात्रा की थी तो उसमें ये वर्णन करता है कि अब्दुल्ला खान ने किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया, इन पुरुषों को उसने समाप्त कर दिया और बच्चों और महिलाओं को क्या कर दिया, मुसलमान बना दिया, यानी उनको गुलाम बना दिया और पूरा ये उसमें वर्णन देने का ये कार्य करता है। अगला हम देखेंगे जो बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, ये फ्रांस का था, ये 1605 से क्या था 1659 ईस्वी इसका क्या था जीवन काल था। इसके जीवन काल के अंदर ये क्या था, यानी यहाँ पर 1605 में इसका जन्म, 1689 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसके बारे में भी हमने पहले समझ लिया था। ये शाहजहाँ के समय भारत आया था, इसने कोहिनूर जो हीरा था उसके बारे में लिखने का काम किया था और इसने पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया नामक। 1620 से 88 फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस से चल करके भारत आया था और ये शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत में रहा था और उनके शासनकाल के बारे में इसने लिखा। इसने एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। वैसे ही मुंडी ने भी अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखने का काम किया। यहाँ जहाँ कोई अन्य संकेत नहीं, वो तृतीय यात्री के जीवन काल को बता रही। मतलब क्या था, ये जैसे इनका जीवन काल है और जैसे यहाँ पर कुछ लिखा ना तो ये 1626 से 37 तक ये बल्कि भारत के अंदर रहा था, इनका जीवन काल नहीं वो वर्ष दिया गया। यहाँ जैसे इसका रईसी का मृत्यु का वर्ष, ये मृत्यु। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। ये प्रश्नों को जब आपका सारा तीनों बुक्स कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इस प्रश्न आंसर और सारा आपको कुछ इसमें जो पीछे आपके प्रोजेक्ट वगैरह दिए हैं वो सारे इस चैनल के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए, आप कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।